Going across to Arun Jaitley, who's speaking right now. राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े और इसलिए जिस प्रकार से मॉल्स सातों दिन सप्ताह में चलते हैं और उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, देर तक चलते हैं, ये जो छोटी दुकानें हैं, विशेष रूप से जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको भी अपना टाइमिंग और कितने दिन काम करना है उसको रेगुलेट करने की अनुमति दी जाए। और इसमें कई सुझाव इस कानून में दिए गए हैं। ये सजेस्टिव बिल है, राज्यों को दिया गया है, जिसमें कितने कंपल्सरी हॉलिडेज होंगे। एक इसमें और प्रावधान किया गया है कि रात को भी महिलाओं को देर समय तक काम करने की अनुमति होगी, जिससे कि महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर कम हो रहे थे, जिसको हम कानून की भाषा में कहते हैं इट्स अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट हो जाती थी, भेदभाव हो जाता था, रोजगार के अवसर कम हो जाते थे। लेकिन उस पर कई कंडीशंस, वहां पे क्रेश होगा, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे, जो देर समय तक काम करेंगी, एक समय के बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी आवश्यकताएं उसमें कंडीशंस प्रिस्क्राइब दी गई हैं। तो ये एक मॉडल बिल, लेबर सेक्रेटरी यहां हैं, इस पे जो भी जानकारी आप चाहेंगे आपको मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण एक विषय आज जो आया, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। माइनिंग मिनिस्टर भी हैं, माइनिंग सेक्रेटरी भी अभी आएंगे। आ गए बलविंदर जी? हाँ, मिस्टर बलविंदर कुमार इज कम। इस पॉलिसी के पीछे देश का जो नॉन फ्यूल नॉन कोल, फ्यूल का कानून अलग है, कोल का अलग है, कोल माइनिंग एक्ट अलग है। नॉन फ्यूल नॉन कोल मिनरल्स जो हैं, उसमें रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, डेटा कलेक्शन, साइंटिफिक पूरा डेटा उसका हो, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए, ताकि माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जो वैल्यू एडिशन जुड़ी है उसका पूरा पोटेंशियल हम प्रयोग कर पाएं, और माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ हम उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल करके उस साधन को, रिसोर्स को जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका पूरा उपयोग कर पाएं। इसकी कई कंडीशंस हैं, मेरे बाद में सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। मैं 3-4 लाइन उसकी पढ़ देता हूं आपको। क्रिएशन ऑफ बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा एज पब्लिक गुड फॉर ओपन डिसेमिनेशन फ्री ऑफ चार्ज, यानी जियो साइंटिफिक डेटा सारा माइनिंग रिसोर्स का देश के अंदर अवेलेबल हो। गवर्नमेंट विल कैरी ऑन नेशनल एरो जियोफिजिकल प्रोग्राम फॉर acquiring state-of-the-art baseline data for targeting concealed mineral deposits. A national geoscientific data repository is proposed to be set up to collate all baseline and mineral exploration information generated by various central and state government agencies. Government proposes to establish a not-for-profit autonomous institution known as the National Center for Mineral Targeting in collaboration with scientific and research bodies. Provisions for inviting private sector investment in exploration through attractive revenue sharing model. On the lines of Uncover project of Australia, the government intends to launch a special initiative to probe deep-seated concealed mineral deposits in the country in collaboration with the National Geophysical Research Institute and the proposed NCMTN Geoscience Australia. एक प्रस्तावना थी कि 8 नई IITs जिनका जो बनी है अभी, उनका टोटल आउटले रिवाइज हुआ है लगभग 6080 करोड़ रुपया
इन 8 नई IITs के ऊपर एक्सपेंडिचर लगने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और निर्णय थे जो आपको जानकारी में दे दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आज मंत्रिपरिषद के सामने आया था वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का था। इसके संबंध में फाइनेंस सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर भी देखते हैं आपको अभी प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये याद रहे कि जब 5th पे कमीशन आया था तो सरकार को 19 महीने लगे थे उस पर निर्णय लेने के लिए। 6th पे कमीशन में 32 महीने लगे थे। 7th पे कमीशन की जो सिफारिश आई, एक सेक्रेटरीज कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है और उस कमेटी ने इसको रिकमेंडेशंस को प्रोसेस किया है। और प्रोसेस करने के बाद अगर मैं बड़े पैमाने पर बतलाऊं तो पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं उन रिकमेंडेशंस को बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है और वो रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। दे विल बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2016 and the arrears, since we are towards the end of June, would also be paid in this year. This pay commission covers 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners. लगभग 1 करोड़ लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है और इसमें से 14 लाख इंप्लॉइज सर्विंग और 18 लाख पेंशनर वो हैं जो डिफेंस फोर्सेस के हैं। 7th पे कमीशन ने इसका बड़ा अध्ययन किया और 5th और 6th पे कमीशन के सामने एक ये भी चुनौती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट सैलरीज हैं उनके नजदीक सरकारी वेतन को लेकर आना और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ उसका संबंध बने। 7th पे कमीशन ने उसको और बढ़ोतरी दी है और जो 6th पे कमीशन का वेतन था एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है और क्लास 1 में जो आरंभिक सैलरी है वो लगभग 56,100 की है। अब इस सारे प्रोसेस में 3-4 चुनौतियां आती हैं जो अभी प्रेजेंटेशन में आपके सामने दिखलाई जाएंगी ताकि कर्मचारियों को बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो ये 2.57 का जो सिद्धांत है उसको सरकार ने स्वीकार किया है, पेंशन पे भी और पे भी। पे कमीशन ने 7th पे कमीशन ने IIM अहमदाबाद की एक स्टडी हायर की थी, इंगेज की थी, जिसने प्राइवेट सेक्टर के साथ सैलरीज का कंपैरिजन किया था और पे कमीशन ने उस पे भी अपनी टिप्पणी दी है।
मैं उसके 2 पैराग्राफ्स पढ़ देता हूं इस रिकमेंडेशन के। टू ऑब्टेन अ कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ द सैलरीज पेड इन द गवर्नमेंट with that in the private sector enterprises, the Commission engaged the Indian Institute of Management, Ahmedabad, to conduct a study. According to the study, the total emoluments of a general helper, who is the lowest ranked employee in the government, is rupees 22,579. More than 2 times the emoluments of a general helper in the private sector organization surveyed at rupees 8,000 to 9,500. After considering all relevant factors, the Commission is of the view that the minimum pay in the government recommended at 18,000 per month with effect from 1/1/2016 is fair and reasonable, and one which, along with other allowances and facilities, would ensure a decent standard of living for the lowest ranked employee in the central government. 5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। इसमें कई अलाउंसेस हैं जिसके संबंध में भी प्रेजेंटेशन आपको की जाएगी, जिसके संबंध में एक रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। एम्प्लॉयज ने उसके खिलाफ थोड़ा रिप्रेजेंट भी किया है। तो 2-3 ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनको हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं। मौजूदा अलाउंसेस चलते रहेंगे जब तक कि एक सेक्रेटरीज कमेटी नए अलाउंसेस पे जो पे कमीशन ने कहा है उसको अध्ययन करके उसकी रिकमेंडेशन सजेस्ट नहीं करती, उसमें एक समय लगेगा। एक दूसरा ग्रुप बनेगा कि हर पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ अनोमलीज आती हैं और अलग अलग कार्डर्स की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो उन अनोमलीज की सुनवाई कोई कर ले और उन अनोमलीज को दूर करने के प्रयास करे जहां तक संभव है। हालांकि सेक्रेटरीज कमेटी की एक सिफारिश थी, डिफेंस फोर्सेस के संबंध में उनकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक पैरिटी थी जो कि इस रिकमेंडेशन से डिस्टर्ब हो रही थी और इसलिए अभी प्रेजेंटेशन में आपको बतलाएंगे कि वो पैरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, वो सेल्फ एविडेंट थी। एक ऐसी रिकमेंडेशन है जिसको मंत्रिपरिषद ने बदला है और डिफेंस फोर्सेस की एक रैंक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पैरिटी थी वो डिस्टर्ब न हो। बाकी जो दिक्कत है, अनोमलीज वगैरह आएंगी, उसके संबंध में अनोमलीज कमेटी बनेगी जो इसकी सुनवाई करेगी। एक मेजर रिकमेंडेशन था कि 3 प्रकार की डिडक्शंस अलग अलग इंप्लॉइज की, एक डिडक्शन हर एक की हो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, और उसमें 1,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए महीना हर इंप्लॉय का डिडक्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। इंप्लॉइज को उसको लेकर रिजर्वेशन था, तो उस सिफारिश को मंत्रिपरिषद ने नहीं माना, तो वो डिडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिडक्शन पे कमीशन ने सजेस्ट किया था वो सबको वेतन अब मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी। उसमें वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग देखेगा कि अगर लो कॉस्ट इंश्योरेंसेस कोई अवेलेबल हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उसकी ऑप्शन सेपरेटली वो अध्ययन करके उसमें देगा। जो 5th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का जो टोटल बोझ था, जो बर्डन था 5th पे कमीशन का,
वो ₹17,17,000 करोड़ था, 17,000 करोड़। जो 6th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का मिलाकर 40,000 करोड़ का बर्डन था। जो 7th पे कमीशन है उसका एनुअल बर्डन अगर हम 1 अप्रैल 2016 से फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं तो 1,02,100 करोड़ का बर्डन है। $1,02,100 करोड़। इसके साथ साथ जो पहले 2-3 महीने हैं, क्योंकि ये 1 जनवरी से लागू होता है, तो उसका एरियर्स का बर्डन इस वर्ष और होगा, लगभग 12,000 करोड़ होगा। आज जो रिकमेंडेशंस हमने स्वीकार की हैं, क्योंकि अलाउंसेस वाली अभी पुरानी व्यवस्था चलेगी, अभी पे कमीशन ने जो कहा है वो उसके ऊपर एक कमेटी देखेगी। आज जो स्वीकार की हैं उसका रिकरिंग बर्डन 72,800 करोड़ है और एरियर्स मिलाकर इस साल उसका टोटल बर्डन 84,933 और अगले 4 महीने में ये कमिटीज अपनी रिकमेंडेशन फाइनलाइज करेंगी और अलाउंसेस के संबंध में जो भी वो निर्णय करेंगी वो डालकर फिर इसका बर्डन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, अलाउंसेस का इंपैक्ट। कुछ अलाउंसेस समाप्त करने की बात की गई है, उसके संबंध में भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देंगे। उस रिकमेंडेशन को भी माना नहीं है और इसलिए पुराने अलाउंसेस अभी चलते रहेंगे। मुझे इतना ही कहना था। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी एक 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको देंगे। Thank you, Honorable Minister, sir.